आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ और खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। और आज की शुरुआत खबरनामे की बैसाखी के हवाले से करते हैं। आज बैसाखी का त्यौहार रिवायती जोश खरोश के साथ मनाया जा रहा है। सिख तबके से वाबस्ता लोगों ने गुरुद्वारों में शबद कीर्तन का एहतमाम किया है। बैसाखी के मौके पर जम्मू कश्मीर में भी तकरीबात का इनेकाद किया गया और वादी में इस सिलसिले में सबसे बड़ी तकरीब गुरुद्वारा छठी पातशाही काची दरवाज़ा रहनेवारी श्रीनगर में मुनक्कद हुई है, जहां मर्द जन और बच्चे खुसूसी तकरीब में मौजूद रहे। बागात परजुला और महजूर नगर के अलावा शानपुरा और रंगरेड के गुरुद्वारों में भी खुसूसी तकारीब का एहतमाम किया गया है। बैसाखी के सिलसिले में एक रोज़ कबल ही सभी गुरुद्वारों पर चरागा भी किया गया है। गुरुद्वारा शादीमर्ग पुलवामा और छठी पातशाही बारामूला त्राल और मटन में भी तकरीबात मुनक्कद हुई है, जहां पर हजारों लोगों ने हाजिरी दी। पंजाब में ये दिन नए साल की आमद, जबकि जम्मू कश्मीर में बहार की आमद के बतौर मनाया जाता है। सिखों के 10 गुरु गोबिंद सिंह जी ने साल 1689 में इसी रोज खालसा पंथ की बुनियाद डाली थी, जबकि जम्मू कश्मीर से बाहर हिंदू, सिख और दीगर मजाहिब से वाबस्ता लोग इस दिन को फसलों की कटाई के मौसम के बतौर मनाते हैं। इसके अलावा ये दिन सिख मजहब के कैलेंडर में नए साल की शुरुआत के तौर पर भी मनाया जाता है और किसान इस रोज अपनी फसलों की कटाई का काम शुरू करते हैं, जो कि उनकी सख्त मेहनत का फल होता है। बैसाखी को आमद बहार की नवीद भी समझा जाता है और इस रोज जम्मू कश्मीर में मुगल बागात को भी सैलानियों के लिए खोल दिया जाता है। मुगल बागात के खुलने के साथ ही बागात में गहमा गहमी भी देखने को मिलती है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जैसा कि आज आपको पता ही है, आज बैसाखी का दिन 325वां प्रकाश या अपना बैसाखी का दिन जो मना रहे हैं, सिख कौम आज मना रही है। इससे पहले भी जो ईद हुई परसों, वो भी आज चल रही है। समझो साथ साथ में हम मुसलमान भाइयों को भी इसकी मुबारक देते हैं और बैसाखी की मुबारक हम अपनी जितनी भी सिख कौम है जीपीसी श्रीनगर की तरफ से इनको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। और जो नवरात्रे भी साथ में चल रहे हैं, क्योंकि ये सारे फंक्शन इस वक्त इकट्ठे आ रहे हैं, सबको हमारी तरफ से मुबारकबादी है। वो तो यहाँ का भाईचारे के बारे में क्या बोलना है, यहाँ का भाईचारा सदियों से चलता आया है, वो सदियों से चलता भी रहेगा। हम खास दुआ ये रहेगी कि भाई सब भाईचारा रहे, सिखों के भी, मुसलमानों की, हिंदू जितने भी लोग हैं, सबकी अच्छी चढ़ती कला रहे और लोग आपस में भाईचारा रखें, बरादरी रखें। और जितना भी मतलब जिन्होंने भी फंक्शन आज जो आए हैं यहाँ लोग, उनसे भी हमारी अपील है कि वो सही तरीके से डिसिप्लिन के साथ अंदर आएँ। गुरुद्वारे का लंगर भी तैयार है, प्रसाद भी, चाय भी चल रही है, लंगर, इसके अलावा कीर्तन भी चल रहा है। कीर्तन भी आपकी सुने, ठीक है। देखिए, आज मैं त्राल के जो हमारे 2 गांव हैं, चंद्री गांव और बेगुंड, 325वीं जो खालसा दिवस है उस पे यहाँ अपनी सिख भाइयों को बैसाखी के एक पावन मौके पे, मुक़द्दस मौके पे उनको मुबारकबाद देने के लिए आया था। क्योंकि वैसे तो एक हमसाया, एक पड़ोसी हूँ इनका, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि जो भाईचारा हमेशा यहाँ त्राल में हिंदू, मुस्लिम, सिख, खासकर जो सिख और मुसलमान कम्युनिटी यहाँ हमेशा प्यार से रही, भाईचारे के साथ रही है, उनको इस भाईचारे के लिए एक तो उनको सलाम करने आया हूँ, उनका शुक्रिया अदा करने आया हूँ। और आज के इस मुक़द्दस पावन मौके पर मैं वही गुरु से यही प्रार्थना करूँगा कि जो ये भाईचारा है ये और ज़्यादा मजबूत हो और जो हिंदू, मुस्लिम, सिख कम्युनिटी त्राल में रहती है, इस भाईचारे। टीआरजी सेंटर राजीव पांडे ने भी गुरुद्वारा छठी पातशाही बाग श्रीनगर में हाजिरी देकर सिखों को बैसाखी की मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने कहा है कि ये जम्मू कश्मीर, खासकर कश्मीर की खूबसूरती है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख मिलकर एक दूसरे के त्योहारों में शामिल होकर इन्हें धूमधाम से मनाते हैं। इस मौके पर एसएसपी श्रीनगर भी उनके हमरा थे। जी, आप एक चीज़ भूल गए कि आज नवरात्रे भी चल रहे हैं, तो बैसाखी हो गई, ईद हो गई, नवरात्रे हो गए। तो ये हमारे कश्मीर की ब्यूटी है कि दैट एवरी रिलीजन दे आर सेलिब्रेटिंग देयर फेस्टिवल्स ऑल टुगेदर। और मैं साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के पूरे और ख़ास करके श्रीनगर के जितने भी सिख समुदाय के भाई हैं और बाकी लोग,
मैं सबको मखसूस तौर पर बैसाखी की आज की बड़ी मुबारकबाद पेश करता हूँ। हम लोग आज छठी पातशाही गुरुद्वारे में आए थे और यहाँ पर संगत का भी हमने थोड़ा सा फ़ायदा उठाया और साथ में एसएसपी साहब भी थे। तो आज के मैं पाक और मुक़द्दस मौके पर मैं सबको अपनी तरफ से मुबारकें एक्सटेंड करता हूँ। देखिए, ये हमारा ट्रेडिशन रहा है कि कहीं भी खास करके जब ईदगाह में कोई फंक्शन होता है, मंदिरों में फंक्शन होता है, गुरुद्वारों में फंक्शन होता है, तो हमारी सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट एज अ पार्ट ऑफ रूटीन निकलती है। और साथ ही साथ हम लोग थोड़ा सा हाइटेंड सिक्योरिटी इन्वायरमेंट अभी फ़िलहाल जो है उसके मद्देनज़र आप देख रहे होंगे हमारे एसओ साहिबान, एसडीपी और जोनल एसपी जो हैं, साथ ही साथ एसएसपी साहब भी यहाँ पर सब लोग बड़े ध्यान से जो है सिक्योरिटी के इंतजाम उन्होंने किए हुए हैं। डिप्लॉयमेंट ऑलरेडी निकल गई हुई थी और साथ ही साथ इधर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बैसाखी के मौके पर लोगों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश की। अपने पैगाम में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि बैसाखी के पुरमसरत मौके पर सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात। ये हमारे किसानों की मेहनत का जश्न मनाने और कौम की तामीर में उनके अनमोल शराकत का एहतराम करने का मौका है। बैसाखी के मौके पर गुरुद्वारा आरीगाम त्राल में भी एक तकरीब मुनक्कद हुई है, जिसमें अकीदतमंदों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की है। इस मौके पर बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग और ख्वातीन की भी एक खासी तादाद ने गुरुद्वारे में शिरकत की और जम्मू कश्मीर में अमन अमान और भाईचारे के लिए भी खास दुआएं की गई हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आदाब। सबसे पहले मैं अपनी तरफ से पूरी सिख कौम को, पूरे जगत को, पूरी दुनिया को आज के इस शुभ दिन की लाख लाख मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ। आप लोग जानते हैं कि पूरी दुनिया में आज का दिन जो है, ये सिख कौम अपनी जो स्थापना हुई है हमारी कौम की 1699 में गुरु गोबिंद सिंह जी ने जो की है, उस सिलसिले में मनाया जा रहा है। तो इस सिलसिले में हमारे गाँव ने, आरीगाम की साथ संगत ने, यहाँ की कमेटी ने जो उपराला किया था, यहाँ भी श्री अखंड पाठ साहब आराम करवाने की गुरु महाराज का शुक्र है कि अखंड पाठ साहब जो है उसकी समाप्ति ठीक तरह से हो रही है। तो इस सिलसिले में हमने खुदा से, ऊपर वाले से यही दुआ मांगनी है और मांगी भी है कि हमारा भाईचारा कायम रखे और यहाँ पूरी दुनिया में, खासकर हमारे कश्मीर में अमन कायम हो। ये हमारी ख्वाहिश है। जिला पुलवामा के सैदपुरा में आज बैसाखी बड़े जोश जज्बे के साथ मनाई गई। पुलवामा में सैदपुरा एक छोटा गांव जहां हर साल बैसाखी बड़े अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जाती है और आज भी इस जोश के साथ मनाई गई। इस मौके पर लोगों ने बैसाखी के मौके पर इंतजामिया की जानिब से किए गए इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार करते हुए इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। स्वागत करता हूँ यहाँ पे। आज हम 3 दिन से यहाँ अखंड पाठ रखा हुआ है। 3 दिन से हम इसके अखंड पाठ का पाठ चल रहा है और आज इसका बैसाखी का अंतिम दिन है। बैसाखी आज 13 को 1699 में जब पहले गुरु गोबिंद सिंह ने साजना दिवस बनाया था। 1699 बैसाखी दिन था वो, जब गुरु साहब ने एक संपूर्ण कंप्लीट सिख उस दिन उसने क्रिएट किए थे। उस वक्त उसने अमृतपान कराया था। 5 प्यारे के जरिए उसने पूरे जो सिखिज्म है, सिखिज्म को उसने एक कंप्लीट एक शेप दी थी उस दिन 1699। उसी से उस वक्त से हम आज ये दिन मना रहे हैं, जो कि आज यहाँ भी ये मना रहे हैं और पूरी दुनिया में आज 13 अप्रैल को बैसाखी का दिवस मना रहे हैं, साजना दिवस मना रहे हैं। इसके लिए हम बहुत सारे लोग यहाँ एकत्र हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें यह फैसिलिटी दी है या बाकी चीज़ें हमें प्रोवाइड की हैं थ्रू पुलिस। वो पुलिस यहाँ सिक्योरिटी है सुबह से ही, उनका भी हम शुक्र अदा करते हैं और थैंक्स। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जनूबी जिला अनंतनाग के मट्टन इलाके में भी बैसाखी जोश खरूश के साथ मनाई गई है। इस मौके पर जिला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग सईद फखरुद्दीन हामिद, SSP अनंतनाग भी मौजूद रहे।
इस मौके पर उन्होंने सिख बरादरी के लोगों को मुबारकबाद पेश की और बाद में एसएसपी और डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग ने बच्चों में मिठाइयां भी तकसीम की। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर वकार रसूल ने पीएम मोदी के 370 के चैलेंज पर अदमल जाहिर करते हुए कहा है कि मरकजी हुकूमत गुज़िश्ता 10 सालों से नाकाम रही है और लोग इस हुकूमत से अब तंग आ चुके हैं और अब वो तब्दीली चाहते हैं। उन्होंने कहा कि एक तारीखी रियासत जम्मू कश्मीर को यूटी बनाना भाजपा हुकूमत की सबसे बड़ी गलती है और अब ये हुकूमत के चुनावी नारे हैं। देखते हैं मोदी जी ने कांग्रेस पर चैलेंज किया है, किस तरह से। अरे उसका चैलेंज मोदी जी का क्या करेगा हमको, वो खुद फेल हो गए हैं, उन्होंने किया ही कुछ नहीं, लोगों को बर्बाद कर दिया। उनके जो विधायक है, संसद है यहाँ के, वो सबसे बड़े जो है नालायक निकले। उन्होंने 10 साल में किया ही कुछ नहीं। उनको लोगों ने रिजेक्ट किया है। लोग बदलाव चाहते हैं। रमन बल्ला, चौधरी लाल सिंह दोनों जीत रहे हैं और बाहरी तादाद के वोटों से जीत रहे हैं। अब मोदी जी का जादू 2 बार चलना था, चल पड़ा। अब लोग चाहते हैं कि जनाब मोदी जी आके हमको बहका के वोट लेते हैं, बाद में ऐसे संसदों को देते हैं जो हमारा काम ही नहीं करते। वो कहते हैं कि चुनाव भी जल्द जम्मू कश्मीर में हो गए और स्टेटहुड को लेकर। अरे स्टेटहुड किसने कहा था उनको छीनने का? परसों आए थे, 2 बार उन्होंने कश्मीर में जलसा किया, जम्मू में कर लेते ऐलान, क्या फर्क पड़ता? अब तो चुनाव में झूठ बोलते हैं लोगों को। कौन होते थे वो हमारा स्टेट छीनने वाले? को किसने हक दिया था? कभी हिंदुस्तान में सुना आपने यूटी स्टेट से यूटी बना? और ये हिस्टोरिकल स्टेट यूटी बनाने का हक बनता था उनको? क्या उनके मैनिफेस्टो में था कि वो स्टेट को यूटी बनाएंगे? एक आदमी। चलिए, श्रीनगर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जहां पर एक नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो हेडक्वार्टर आज सुबह के अंदर वहां पर एक तकरीब मुनक्किद हुई है, जिस दौरान सुरनकोट के साबिक एमएलए रह चुके सुरनकोट के मोहम्मद रमजान ने नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार की है। इस मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, नायब सदर उमर अब्दुल्ला भी मौजूद थे। चौधरी मोहम्मद अकरम ने नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार की है। नवाज सुबह श्रीनगर के अंदर एक तकरीब मुनक्किद हुई है, जिस दौरान जो सुरनकोट के साबिक एमएलए भी रह चुके हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में उन्होंने शमूलियत इख्तियार की है। ताज़ा तस्वीरें श्रीनगर के नवाज सुबह नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो हेडक्वार्टर, वहां पर एक तकरीब मुनक्किद हुई है और मोहम्मद रमजान जो नेशनल कॉन्फ्रेंस में उन्होंने शमूलियत इख्तियार की है। चौधरी मोहम्मद अकरम एनसी में शामिल हुए हैं। इस सिलसिले में आपको बताते चले कि ये फारूक अब्दुल्ला की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी में शमूलियत की है और साथ ही साथ नायब सदर उमर अब्दुल्ला और पार्टी के दीगर सीनियर लीडरान के अलावा पार्टी कारकुनान की एक बड़ी तादाद भी इस मौके पर वहां मौजूद थी। इस सिलसिले में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जानिब से उनका वालिहाना इस्तकबाल किया है और साथ ही साथ इस मौके पर फारूक अब्दुल्ला ने अपने खिताब में क्या कुछ कहा है वो भी देखते हैं। हमारे स्पीकर भी रहे हैं, मिनिस्टर भी रहे हैं, उनसे भी मैंने इल्तिजा की थी, मगर फिर अल्लाह को मंजूर नहीं था। वो इस दुनिया से अल्लाह से मिल गए। मगर मुझे खुशी इस बात की है कि अकरम जो बिल्कुल उन्हीं के रास्ते पे चल रहा है, बड़ा नेक है, ईमानदार है और कोशिश कर रहा है कि लोगों की ये खिदमत कर सके। ये बहुत बड़ी बात है। इनका ये कभी नहीं रहा है कि सिर्फ मैंने बुजुर्गों की खिदमत करनी है, बल्कि आम आदमी जो वहाँ पे है उसकी खिदमत करनी चाहिए। मुझे खुशी है कि आप लोग इतने दूर से तशरीफ़ लाए, ख़ासकर ये रास्ता भी कुछ ठीक नहीं है, मगर आप आए और ईद के दूसरी तारीख पे आप लोग तशरीफ़ ला के अकरम साहब को आज हम इस जमात में शामिल कर रहे हैं। अल्लाह करे कि ये आपकी खिदमत कर सकें, लोगों की खिदमत कर सकें और सुरनकोट को आगे चला सकें। बहुत पसमानदा है, गुरबत में पड़ा हुआ है,
बच्चियाँ भी पढ़ी लिखी बेकार हैं। उम्मीद है कि अल्लाह ताला वो वक्त लाएगा कि हम इस मुश्किल से निकल सकेंगे और इस रियासत को फिर से पटरी पे वापस लाएंगे। मैं आज अभी इसी तरह इनको जमात में शामिल करता हूँ। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिस श्रीनगर ने नोडल ऑफिसर स्वीप के जरिए क्लॉक टावर लाल चौक श्रीनगर में वोटरों की बड़े पैमाने पर बेदारी के लिए एक नुक्कड़ नाटक प्रोग्राम का इनेकाद किया है। आगाही प्रोग्राम में कई स्कूलों के तलबा ने हिस्सा लिया है और वोट की अहमियत को समझा और उसके साथ साथ ही वोटरान को हक राय दही इस्तेमाल करने पर जोर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर बिलाल मोहिद्दीन भट्ट इस तकरीब में मेहमान खुसूसी के बतौर मौजूद रहे। जो सिस्टमिक वोटर एजुकेशन और इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन के प्रोग्राम्स हैं वो जारी रहेंगे और जब तक हमारा जो पोल डे है तब तक जारी रहेंगे। और जो हमारे साथ 17.5 लाख वोटर्स है पूरे पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में, जिसमें 5 डिस्ट्रिक्ट्स जो कि शुपियान का 1, पुलवामा के 4, बड़गाम के 3, श्रीनगर के 8 और गांधरबल के 2 असेंबली सेगमेंट्स है इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में। और मैं बताता चलूं कि 2 लाख से ज़ायद न्यू वोटर्स जो हमारे साथ जुड़े हैं इस 17.5 लाख की वोटिंग में। आपको पता ही है कि श्रीनगर में इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में जो 2019 में और उससे पहले भी पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में वोटिंग टर्नआउट कम रहा है। इसलिए हमारी पूरी कोशिश है कि हम लोग सिस्टमिक वोटर एजुकेशन और इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन से लोगों तक ये मैसेज पहुंचाए, अपने नए वोटर्स तक मैसेज पहुंचाए कि वोटर जो वोट है उसकी कितनी अहमियत है और उसकी हिफाजत कितना है हमारे देश में, हमारे डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। तो इसलिए आप देखेंगे कि आज हम लाल चौक के तारीखी घंटाघर के पास है और किस तरीके से यहाँ पर इस मैसेज को बहुत अच्छी तरीके से पोर्ट्रे किया गया स्किट के द्वारा और इसमें बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और सारे यहाँ पर पूरे बहुत सारे लोग देख रहे हैं इस चीज़ को। और ऐसे प्रोग्राम्स हम कंटिन्यू करते रहेंगे, ये चलते रहे। आज हम लाल चौक में थे, हमने ट्यूलिप गार्डन में भी ऐसे प्रोग्राम किए और मुझे लगता है आगे जाके इंशाल्लाह इसका हमें फ़ायदा मिलेगा और लोगों तक ये मैसेज पहुँचेगी, स्पेशली न्यू वोटर्स, यंग वोटर्स। जैसे इस स्किट में भी उन्होंने बताया कि इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि डेमोक्रेसी को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाए। ये तभी होगा जब ये 13 मई को वोट करने जाएंगे। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे यूथ को वोटिंग की इम्पोर्टेंस पता चलती है, हमें किसको वोट करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, उनको अपने मनपसंदीदा कैंडिडेट को वोट करना चाहिए। वोटिंग भी मस्ट इम्पोर्टेंट है आगे डेमोक्रेसी, ऐसे पॉलिटिक्स वगैरह वो भी उससे बहुत अच्छा हो जाएगा। उनको अपने मनपसंदीदा कैंडिडेट को वोट करना चाहिए। जी बिल्कुल होने चाहिए, क्योंकि इससे यूथ हमारी जो है वो अवेयर हो जाती है। ऐसे अवेयरनेस कैंप आगे भी होने चाहिए। क्या लगता है कि जो नए यूथ है, जो नए वोटर्स है, कितना इम्पोर्टेंट है आज के दौर में वोट खास करके? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नई यूथ जो है वो भी इससे सीखती है। जैसा कि यहाँ पे अवेयरनेस प्रोग्राम हो रहा है, हमारा भी आज पहली बार हो रहा है ये सब कुछ वोटिंग्स वगैरह, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। वोट डालना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ऐसे आगे अवेयरनेस कैंप्स भी होने चाहिए जो आज। मेरा नाम है तमन्ना कौर। बेटा जो यहाँ पे इवेंट हो रहा है, क्या इवेंट है, कितना फायदा इससे मिलेगा? इस इवेंट के फ़ायदे तो बहुत है सर। एक्चुअली सबसे मेन फ़ायदा तो ये है कि हम नागरिकों को अवेयर कर रहा है वोट से रिलेटेड कि हमें वोट ज़रूर से देना चाहिए और वो कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। आप कितना इम्पोर्टेंट समझते हैं वोट का? बहुत ज़्यादा। हमारे एक वोट का इतना ज़्यादा महत्व है कि अगर वो एक वोट रह जाता है तो एक पार्टी की बजाय दूसरी पार्टी जीत सकती है। तो जब कश्मीर की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जो नौजवान है वोट से भागते हैं, तो क्या लगता है इस तरीके की अवेयरनेस कैंप होनी चाहिए ताकि वोट की जो वैल्यू है वो पता चले? बिल्कुल होनी चाहिए। इवन कश्मीर में तो होनी ही चाहिए, बिकॉज यहाँ के लोग वोट को ज़्यादा अभी अवेयर नहीं है वोट से, तो उन्हें अवेयर करना चाहिए जिससे कि वो इन फ्यूचर वोट ज़रूर से दें। मेरा नाम मोहम्मद बुरहान है, मैं SPR सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता हूँ। बुरहान, आप यहाँ पे लाल चौक में है, क्या कुछ इवेंट है और क्या कुछ इम्पोर्टेंस है इसकी? जी एक्चुअली ये इवेंट स्वीप है, इसमें हमें वोटिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है। अवेयरनेस बेसिकली अवेयरनेस इवेंट है, तो रेज अवेयरनेस अबाउट द वोटिंग।
कितना इम्पोर्टेंट आप इसको समझते हैं? जी, मैं इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझता हूँ, क्योंकि न्यू वोटर्स, फ्रेश वोटर्स जो आ रहे हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट इवेंट है, ताकि उनको पता चले व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स, कि हमें किन चीज़ों को देख के किसी पार्टी को या किसी इलेक्टेड कैंडिडेट को जो उन्होंने रखा होगा उसको वोट करना चाहिए। तो कश्मीर की जब बात करते हैं, कश्मीर का नौजवान कहीं ना कहीं वोट से जो है भाग रहा है, तो किस तरीके की अवेयरनेस आप चाहते हैं कि अवेयरनेस हो ताकि यूथ इसमें इन्वॉल्व हो जाए? डेफिनेटली ऐसी अवेयरनेस होनी चाहिए, यूथ उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए। जेके सीमेंट्स लिमिटेड के तकरीबन 600 रिटायर्ड मुलाजमीन ने श्रीनगर में खामोश एहतजाज करते हुए कहा है कि वो अपने रिटायरमेंट के करोड़ों के वाजिबात वसूल करने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, क्योंकि महकमा सनअत व तिजारत ने अभी तक अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की है। उन्होंने कहा है कि इंतजामिया के नोटिस में बार बार लाने के बावजूद भी उनके मुतालबात पूरे नहीं किए जा रहे हैं और आज न सिर्फ वो एहतजाज करने पर मजबूर हो गए, बल्कि उनका अहल खाना फाका कशी पर मजबूर है। नुकसानात की वजह से जेके सीमेंट्स की हुकूमती अदम सरमायाकारी के बावजूद ये मुलाजमीन 2006 से आज तक जुज़वी तौर पर बिला मुआवजा अपने रिटायरमेंट के फ़वाइद के बगैर हैं। उनका मुतालबा है कि उनके वाजिबात जल्द अज जल्द जारी किए जाए। हम जम्मू एंड कश्मीर सीमेंट्स रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ यूनियन की तरफ से यहाँ आए हैं, अपना एहतजाज दर्ज करने आए हैं, क्योंकि हमारी कुछ गुजारिशात हैं। 2006 से जो भी एम्प्लॉय रिटायर हुआ है उसके रिटायरमेंट ड्यूज़ नहीं मिले हैं, और फिर आगे चल, चूँकि गवर्नमेंट को ही पता है, गवर्नमेंट ही एनालिसिस करती है कौन पब्लिक सेक्टर कैसे चलता है। उन्होंने फिर एक फ़ैसला लिया 2021 में एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल में कि इसको बंद करेंगे, इसको वाइंड अप करेंगे, इसकी डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे, और इस डिसइन्वेस्टमेंट करके इनके हम अपने जो भी लाइबिलिटीज़ है, चाहे एम्प्लॉयज़ को या और कहीं कोई भी लाइबिलिटी हो, वो इनको उसी में से देंगे। फिर डिसइन्वेस्टमेंट की भी आप दो चार साल हो गए हैं, लेकिन अभी उसका कोई नतीजा आया नहीं है। हम एट द वर्ज ऑफ रिटायरमेंट थे, जो हमारे बच्चे बड़े हुए हैं, हमारी शादियाँ, लड़कियाँ बालिग हुई हैं, किसी के बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, या ओल्ड एज में फिर दवाई के लिए पैसा ज़रूरी होता है, हमारे पास कुछ नहीं है, क्योंकि नॉन पेंशनेबल जॉब है। हम निकले हैं, इवन बहुत सारे रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ की पेंडिंग सैलरी 3 साल की, 2.5 साल की, वो भी सैलरी पेंडिंग, कर्जा लिया है, बाकी चीज़ें लिए हैं, घर में कुछ नहीं है, सड़कों पे आने पे मजबूर है। लेकिन ये चूँकि हम पब्लिक सेक्टर इदारे के मुलाजिम थे, ये नॉन पेंशनेबल जॉब होता है, इसमें पेंशन नहीं होता है। फिर जब रिटायरमेंट होता है तो उस वक्त फिर रिटायरमेंट ग्रेजुएटी मिलती है, लीव सैलरी मिलती है, या और कोई वेलफेयर कुछ और होता है, क्या होता है वो कुछ 2006 से आपको नहीं मिला है? 2006 से नहीं मिला है, तो हमारे बहुत मिजरेबल कंडीशन है, बहुत मिजरेबल कंडीशन है। क्या अपील करेंगे आप? आप गवर्नमेंट से यही पे, चूँकि जब से नए चीफ सेक्रेटरी आए, हमारी उम्मीदें उजागर हुई है, और एलजी साहब है, एलजी साहब ने सब उनके मसाइल जो भी अंजुमनें थी, जिनके भी लास्ट पेंडिंग ड्यूज थे, वो रिलीज़ किए। हम भी पूरी उम्मीद है कि हमारी तरफ भी उनका रहम का कलम उठे। नाजरीन, फिलहाल खबरनामे में मेरे साथ इतना है। आप गुलिस्तान न्यूज़ के साथ बने रहे। गुलिस्तान न्यूज़ पर खबरों, तज्ज़िये और तबसरों का सिलसिला जारी रहेगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।